ओके, लेट स्टार्ट द क्लास। हेलो बच्चों, सभी स्टूडेंट्स आ जाएं क्लास में। आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है हिस्ट्री की। द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हमने पिछली क्लास में जो स्टार्ट कर दिया था उसी को जो है रिवाइज़ करेंगे। अब रिवाइज़ नहीं, पहले जो थोड़ा सा स्टार्ट कराया था उसे जो है आपको रिकैप देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं। मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार ये भी बता दें कि मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं। ठीक है, मतलब आवाज़ आ रही है। सारे बच्चे आ जाएं। ओके, आ गए सारे बच्चे? आ गए, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। थोड़ा रिकैप दे देता हूँ, हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था ये बता देता हूँ मैं आपको, क्या क्या हमने पढ़ा था क्लास में पिछली वाली में। ठीक है, पहले पेज पे स्टार्टिंग में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या हमने पढ़ा था। पहले एक बार सारे बच्चे जो है आ जाओ, क्योंकि एकदम से आते नहीं हैं सारे बच्चे और उनकी क्लास जो मिस हो जाती है। ठीक है, आ गए सारे? ओके, हमने एक ऐसा राजा के बारे में पढ़ा था जो बहुत ही निरंकुश राजा था। निरंकुश राजा का क्या मतलब होता है कि ऐसा शासन जहाँ राजा ही सब कुछ होता है, वहाँ के नागरिकों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है, अधिकार मांगने वालों का दमन कर दिया जाता है। ऐसे राजा को निरंकुश राजा बोलते हैं। ठीक है, और ये राजा कौन था? लुईस 16 जो था। जब लुईस 16 की 1774 में ये बॉर्न राजवंश से था, यानी बॉर्न जो इनके राजवंश था वो जो है राजगद्दी पे बैठा, तो उस वक्त इस राजा ने देखा कि पूरा जो राजकोष था वो खाली था और युद्ध लड़ने के कारण कर्ज के बोझ से दबा हुआ था वो। उसके बाद हमने ये जाना सेकंड पेज पे कि लुईस के शासनकाल में फिजूल खर्ची बहुत अधिक थी, यानी फालतू का जो खर्चा किया जाता था वो बहुत ज़्यादा था और जो केवल तीसरे एस्टेट के लोग ही अदा करते थे। आपको ये भी पता होगा कि हमारा जो फ्रांसीसी समाज था, यानी जो फ्रेंच सोसाइटी थी, वो जो थी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। सबसे पहला स्टेट जो प्रथम स्टेट था, फिर सेकंड वाला सेकंड स्टेट एंड द थर्ड वन इज़ द थर्ड एस्टेट। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। मतलब जो जिन किसानों के पास ज़मीन थी वो बहुत कम थे। लगभग 60% ज़मीनों पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। कुलीन कौन थे यहाँ पे? जो नोबिलिटी वर्ग था। ठीक है, जो सेकंड स्टेट में थे। फर्स्ट स्टेट वाले जो कौन थे? क्लर्जी, जो पादरी वर्ग था। और जो तीसरे स्टेट में भी थे, 3 कैटेगराइज थी, उसमें से भी जो सिर्फ अमीर थे उन्हीं का अधिकार था। जो पहले वाले 2 स्टेट्स थे जो कि हमारा क्लर्जी और नोबिलिटी था, उनके पास जो है कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, जिनमें उनके द्वारा राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट प्रमुख थी। मतलब वो जो है कर कम दिया करते थे। कर मतलब टैक्स कम दिया करते थे पहले 2 स्टेट्स के लोग, लेकिन तीसरे स्टेट्स वाले जो गरीब किसान थे, जो मजदूर थे, उनसे कर जो है ज़्यादा लिया जाता था। अब अगला फिर हमने ये देखा था कि एक तरीके का टैक्स था जिसे हम टीथे नहीं बोलेंगे, उसे टीथे बोलेंगे। और ये टीथे क्या था? फ्रांस में चर्च द्वारा वसूले जाने वाला कर, यानी जिसे धार्मिक कर का नाम दिया गया था। ठीक है, और ये कर किस प्रकार से लिया जाता था कि कृषि के, यानी जो खेती है उसके उपज के 10वें हिस्से के बराबर ये कर्ज होता था। यानी किसान जितना भी कमाएगा उसका 10वां हिस्सा वो जो है चर्च में देगा। ठीक है, ये था हमारा टीथे टैक्स। नेक्स्ट जो टैक्स था वो था टाइल टैक्स। कौन सा था कि प्रत्यक्ष कर जो कि डायरेक्ट सरकार को दिया जाता था। किनके द्वारा? किसान के द्वारा। ठीक है, ये जो यहाँ पे टैले लिखा है वो टाइल ही बोल सकते हैं उसे। और लिवेर्स आपको पता था, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, जो कि 1794 में बंद हो गई थी। ठीक है, तो हम पीछे का ही रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ के जो मज़दूरों की स्थिति थी, जो किसान गरीब किसान थे, उनकी मजदूर जो स्थिति थी वो बहुत ही
बेकार हुआ करती थी। कैसे? अधिकतर जो काम करने वाले थे वो कारखानों में काम किया करते थे और मजदूरी उनकी जो है मालिक तय किया करते थे, लेकिन मजदूरी उसी हिसाब से नहीं बढ़ रही थी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही थी। रोटी के दाम जो थे, ब्रेड थी, उसके दाम जो थे ऊंचाइयां छू रहे थे और लोगों का जो है जीवन जीना बहुत मुश्किल हो रहा था। कभी सूखा होता था तो कभी ओले पड़ने लगते थे। ठीक है, तो यही कारण था कि वहाँ के लोग जो है बिल्कुल भी खाने पीने के लिए या फिर रहने के लिए या फिर उनके लिए जो ब्रेड के दाम थे वो बड़ी मुश्किल से वो लोग ख़रीद पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे चेंजेस होने स्टार्ट हुए जब हमने नेक्स्ट पेज पे पढ़ा था कि वहाँ की जो ग्रोइंग मिडिल क्लास थी उसने किस तरीके से अपना आक्रोश दिखाया था, वही हम और जानते हैं थोड़ा सा। देन उसके बाद हमने ये देखा कि जो वहाँ का राजा था लुइस 16, उसने जो है कर में यानी टैक्सेस में वृद्धि करने की, बढ़ाने की सोची। तो जो टैक्स बढ़ाने के क्या क्या कारण थे वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि खाने पीने की वस्तुएं की महंगाई बढ़ गई थी, फ्रांस की जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही थी, सरकार पर कर्ज का बोझ जो था बहुत ज़्यादा था, वित्तीय संसाधन यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी और बार बार जो है फ्रांस युद्ध लड़ रहा था और युद्ध के कारण उसमें उसके पास जो है वित्तीय समस्या आ गई थी। और वहाँ पे जो फ्रांस की क्रांति थी यानी वहाँ के लोगों ने आखिर रेवोल्यूशन क्यों करने का स्टार्ट किया, क्योंकि इसके उल्टा कर दो, जो जो कारण थे कर बढ़ाने के, ठीक है, जैसे कि खाने पीने की वस्तुएं महंगी हो गई थी तो वो तो राजा कर रहा था खाने पीने की वस्तुओं को तो महंगा, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए तो मुश्किल हो रही थी ना। टैक्सेस में वृद्धि हो गई थी यानी टैक्स बढ़ा दिए गए थे, तो वहाँ के लोग फिर किस तरीके से अपने आप को मैनेज करते, किस तरीके से अपना खाना पीना करते। ठीक है, तो यही कारण था कि वो उनके अंदर, वहाँ के लोगों के अंदर आक्रोश भरता जा रहा था। फिर लुइस सरकार जो थी, जो लुइस 16 थे, वो जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे में रूल किया करती थी, यानी सब कुछ अपना ही चलाती थी और लोगों की जो है नहीं सुना करती थी। मज़दूरों, व्यापारियों और किसानों का शोषण किया जाता था। लेकिन उसके बाद हमने इस पेज पे ये देखा था कि दो दार्शनिक थे यानी फिलोसफर थे, जॉन लॉके, इधर था जॉन लॉके और जीन जैक्यू रूसे, जिन्होंने अपने बुक में यानी रूसो ने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में ये चीज़ बोली कि राजा के पास सारे अधिकार नहीं होने चाहिए, राजा को देवता नहीं मानना चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला कि इस तरीके की सरकार नहीं चलेगी, बल्कि उन्हें एक लोकतांत्रिक सरकार चाहिए थी। वहाँ के लोगों के लिए डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी। फिर इन द स्पिरिट ऑफ लॉस, वहाँ पे जो मॉन्टेस्क्यू थे उन्होंने भी यही चीज़ बताई कि पावर्स को, पूरी सरकार की पावर्स को डिवाइड किया जाएगा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। ठीक है, और इसके बाद धीरे धीरे लोगों के बीच में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई। लोगों को जो है अखबारों में सुनाया जाता था कि किस तरीके की वो सरकार बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हुआ ये कि जो लुइस 16 था उसने जो है टैक्सेस बढ़ाने की सोची कि क्योंकि वहाँ के लोग उसके खिलाफ़ जो विद्रोह कर रहे थे, तो उसने डिसाइड किया कि अब वो जो है टैक्स बढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे जो है एक मीटिंग बुलाई गई एस्टेट जनरल की। एस्टेट जनरल होता क्या था? एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। तीनों एस्टेट मतलब जो हमारी फ्रेंच सोसाइटी थी वो जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी ना, क्लर्जी, नोबल्स और उसका तीसरा पार्ट जो था वो जो है सभी लोग अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। ये एक एस्टेट जनरल जो थी राजनीतिक संस्था थी। ठीक है, और यही जो प्रतिनिधि होते थे, प्रतिनिधि मतलब अपने लोग भेजा करते थे, और ये प्रतिनिधि नए करों के प्रस्ताव पर मंजूरी देते थे। मतलब जो भी कोई सरकार नया टैक्स लगाएगी तो सबसे पहले इन तीनों स्टेट्स के लोगों को यानी जो प्रतिनिधि हैं इन लोगों से पूछा जाता था और फिर मंजूरी ली जाती थी कि कोई नया टैक्स लगेगा या नहीं। इस संस्था की बैठक कब बुलाई गई थी, कब बुलाई जाती थी, इसका निर्णय वहाँ के राजा ही लिया करते थे। ठीक है, और जो आखिरी मीटिंग थी वो 1614 में बुलाई गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार ये देख लीजिए कौन कौन सी डेट्स हैं। नहीं, डेट्स तो बाद में देखेंगे क्योंकि अभी एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 मई 1789
देखो जो जो मैं पैराग्राफ दिखा रहा हूँ मैं उसी पैराग्राफ को आपको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ। ऑन 5 मई 1789 वहाँ के राजा यानी कि लुइस 16 ने नए करों का, नए टैक्सेस में प्रस्ताव रखा और इस चीज़ के लिए उन्होंने एस्टेट जनरल की बैठक बुलवाई है। पहली जो आखिरी बैठक थी वो कब थी? 1614 में, ठीक है। लेकिन अब कब बुलाई है? 5 मई यानी 5 मई 1789 को। उसमें हुआ ये कि सभी तीनों स्टेट्स के लोगों को एक आलीशान भवन में बुलाया गया और वहाँ पे जो है उनकी जो है मीटिंग कराई गई। तो सबसे पहले जो पहले और दूसरे स्टेट्स के लोग थे, इसमें 300 प्रतिनिधि भेजे गए जो कि आमने सामने वाली कतारों में बिठाए गए। इसमें लिखा है द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट्स 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच, यानी पहले स्टेट और दूसरे स्टेट से 300 लोग आए, ठीक है। लेकिन जो तीसरे स्टेट के जो लोग थे उन्हें जो है बैठने का मौका नहीं दिया गया और 600 प्रतिनिधि वो पीछे ही खड़े रहे। मतलब जो टोटल जो थे तीसरे स्टेट के 600 लोग आए और वो जो उन्हें बैठने का मौका भी नहीं दिया गया और वो पीछे ही उन्हें खड़े करने के लिए बोल दिया गया कि बोला कि आप खड़े होके ही सुनिए बातों को। तो तीसरा स्टेट में क्या थे? मोस्टली एजुकेटेड मेंबर्स थे, ठीक है, और जो अच्छे खासे जो शिक्षित वर्ग था तीसरे स्टेट के लोगों का, तो वो लोग थे उसमें। उसके बाद ये हुआ कि सब ने अपनी अपनी डिमांड्स को पूरा करना शुरू करा और ऑलमोस्ट 40,000 लेटर्स जो है अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स ने वहाँ पे जमा किए, ठीक है। और ये मीटिंग क्यों बुलवाई जा रही थी? क्योंकि लुइस 16 ने बोला था कि अब वो नए टैक्सेस लगाने वाला है, तो इसलिए सारे स्टेट्स के प्रतिनिधियों को बुलाया जा रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद पर जो तीसरे स्टेट के लोग थे उन्होंने अपनी एक डिमांड रखी थी, ठीक है। जो तीसरा वर्ग था उन्होंने डिमांड रखी कि पूरी सभा द्वारा मतदान किया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार हो। होता ऐसे था कि जब तीनों स्टेट्स के जो लोग होते थे, मतलब सिर्फ 3 ही वोट होती थी कि पहले स्टेट की वोट हो गई, फिर दूसरा स्टेट वोट करेगा और वो भी सिंगल वोट होगी, और तीसरा स्टेट वोट करेगा, ये भी सिंगल वोट होगी, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के सिर्फ 3 ही वोट हुआ करती थी और राजा जो है निर्णय सुनाया करता था। लेकिन अब की बार इस मीटिंग में तीसरे वर्ग ने ये कहा कि हर एक सदस्य वोट करेगा, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि हर एक सदस्य जो है मतदान करेगा, लेकिन ऐसा जो है वहाँ के सम्राट लुइस 16 ने मना कर दिया कि इस तरीके से मतदान नहीं किया जाएगा। और उसने अस्वीकार करते हुए लुइस 16 ने बोल दिया कि इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा जिसमें कि लोगों की सिंगल वोट होगी, सिर्फ वोट होगी तो पूरे के पूरे स्टेट्स की होगी कि एक स्टेट की 1 वोट, दूसरे स्टेट की फिर 2 वोट और तीसरे स्टेट की 3 वोट, ठीक है। समझ में आया ये चीज़? उसके बाद तीसरे स्टेट के जो लोग थे मीटिंग से उठ के चले गए, ठीक है। और जब वो मीटिंग छोड़ के चले गए, मीटिंग ख़त्म हो जाने के बाद तीसरे स्टेट के लोगों ने घोषणा करी कि वो एक नेशनल असेंबली बनाएंगे, ठीक है। राजा के विरुद्ध ही एक नेशनल असेंबली बनाएंगे। और उसमें ये कहा गया कि जो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि होंगे वे खुद को ही संपूर्ण फ्रांसीसी यानी संपूर्ण फ्रांस का जो प्रवक्ता मानेंगे। मतलब जो तीसरे स्टेट के लोग थे उन्होंने खुद सोचे कि हम अपनी सरकार जो है अलग से बनाएंगे। तो 20 जून को ऑन 20 जून सारे के सारे जो तीसरे स्टेट के लोग थे वो इंडोर टेनिस में जमा हुए। कहाँ पे? इंडोर टेनिस कोर्ट था वर्सलीज में जमा हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और उन्होंने सब ने मिलकर यह शपथ ली कि सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान बनाया जाएगा, और जब तक ये संविधान नहीं बनाया जाएगा जब तक ये नेशनल असेंबली भंग नहीं होगी। मतलब ये नेशनल असेंबली इसी तरीके से चलती रहेगी जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी एक संविधान तैयार नहीं होगा जो कि राजा की शक्तियों को कम करेगा, ठीक है। और इसका जो जिन्होंने लीड किया था वो थे मिराबियो और एबिसीस, ठीक है। मिराबियो कौन थे? वो नोबल फैमिली में थे और उनके जो विचार जो तीसरे स्टेट के लोगों के साथ मिलते थे। तो ये वाले पेज आपको समझ में आया? जब आप इसे खुद से रीडिंग करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो टेनिस कोर्ट ओथ इन्होंने यहीं पे शपथ ली थी, वर्सलीस में था ये टेनिस कोर्ट, आप फोटो देख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरीके से ये मीटिंग कर रहे थे नेशनल असेंबली का, तो उसी वक्त क्या हो रहा था कि पूरे फ्रांस में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी, और जो है वहाँ की फसलें जो है पूरी मर गई थी, और जो ब्रेड की कीमतें थी वो फिर से आसमान छू रही थी। जितने भी बेकरी मालिक थे, यानी जो ब्रेड बनाया करते थे, वो तो सब के सब जमाखोरी में जुटे हुए थे, क्योंकि उनका तो फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि जितनी ज़्यादा कीमतें बढ़ेंगी उतने ही ब्रेड मालिकों के जो है भाव बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद उसी वक्त क्या हुआ, ऑन 14 जुलाई वहाँ का जो क्राउड था उन्होंने बेस्टाइल जो किला था वहाँ की जेल में, या फिर किले में बोले तो, आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के साथ ही वहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि वहाँ के राजा को संभालने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। गुस्साई औरतों ने, यानी बहुत सारी वहाँ औरत भी थी जिन्होंने बेकरी की दुकानों पर धावा बोल दिया था, यानी वहाँ पे तहस नहस कर दिया था। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस लिए, जब हमने शुरू में पढ़ा था कि यहाँ के जो लोग थे पेरिस के, उन्होंने क्यों बेस्टाइल किले में धावा बोल दिया था, और क्यों वहाँ की जो जनता थी गुस्साई हुई थी, ठीक है। आपको अब क्लियरली समझ में आ जाएगा ये चीज़। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। फिर हुआ ये कि किसानों ने अन्न भंडारों को लूट लिया, यानी जहाँ पे अनाज था वहाँ पे जो है किसानों ने लूट मचा दी, और पूरे किले को जो है तहस नहस कर दिया। बड़ी संख्या में लोग जो है भाग गए, और बहुत से लोग तो पड़ोसी देश में भी, यानी नेबरिंग कंट्रीज़ में भी चले गए थे, ठीक है। अब उसके बाद ये हुआ कि वहाँ का राजा जो है बहुत ज़्यादा घबरा गया इस आक्रमण के कारण। उसने ये सोचा कि जो यहाँ के लोगों ने जो नेशनल असेंबली बनाई है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो उसने मान लिया, वहाँ के राजा ने ये मान लिया कि नेशनल असेंबली को वो स्वीकार करता है, और जो नेशनल असेंबली बोलेगी वही वहाँ की सरकार करेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से, यानी ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 असेंबली ने वहाँ के जितने भी टैक्स थे, जो भी कर्तव्य थे, और जो भी बंधनों वाली सरकार थी, उस सब को ख़त्म कर दिया, और एक नई प्रकार की सरकार बनी, जिसमें कि लोगों का जो है सिर्फ बोलबाला था, यानी जो लोग डिसाइड करेंगे वही होगा उनके पूरे राज्य में। और जितना भी विशेष अधिकार थे इनके पास, जैसे क्लर्जी लोग थे ना, जो पादरी वर्ग थे, इनके पास जितना भी कोई अधिकार था वो सब छीन लिया गया, और कुल मिला के एक सरकार बनी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया फ्रांस, ठीक है। राजा क्योंकि डर चुका था बुरी तरह, और राजा ने पूरी बात मान ली थी। तो अब जो है गरीब लोगों को कोई भी कर यानी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी। अब देखते हैं आगे। आपको जो है इसमें 2 वर्ड दिख रहे होंगे, चैट्यू एंड द मैन्योर। चैट्यू क्या था, जो राजा था, राजा जहाँ पे रहा करता था वहाँ को बोला जाता था चैट्यू। और मैन्योर, जो मैनोर था, मैन्योर नहीं मैनोर, मैनोर क्या था, एक तरीके से स्टेट था, एन स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड एंड हिज मैंशन, यानी जो मालिक होते थे वहाँ की, जो उनकी जो ज़मीन हुआ करती थी, और वहाँ के घर को बोला करते थे मैनोर। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस जो है अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। वहाँ की जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने अपना पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो काम था वो 1791 में कंप्लीट किया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन मुद्दा था वो ये था कि जो पावर्स जो होंगी राजा की वो कम से कम होगी, और लोगों के हाथ में ही सरकार होगी, ठीक है। किस तरीके से, मैं आपको ये जो टेबल दे रखा है, आपको टेबल को एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। देखिए, जो सरकार नई बनी थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उसमें जुडिशरी भी था, एग्जीक्यूटिव भी था, और लेजिस्लेटिव भी थे। अब लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, आपको पता होगा कि लेजिस्लेटिव क्या होता है, लॉ मेकिंग बॉडी होती है, जो कि नियम कानूनों को, लॉज को बनाती है। एग्जीक्यूटिव क्या था, जो इन लॉज को फॉलो करती है, जो इन लॉज को मानती है, ठीक है। और जुडिशरी मतलब कि जो भी अगर लॉज को कोई फॉलो नहीं करेगा तो उन पर जो है स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी।
उसके बाद फ्रांस के अंदर जो है दो तरीके के नागरिक थे, यानी सिटीजन्स थे, जो मैंने आप ब्रैकेट लगाया है, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। आपको दिख रहा होगा यहाँ एक्टिव सिटीजन है और पैसिव सिटीजन है। एक्टिव सिटीजन का क्या मतलब है कि इन्हें सक्रिय नागरिक बोला जाता था, यानी कि नए संविधान के अनुसार जो फ्रांस की जो जनसंख्या थी यानी 2.8 करोड़ थी, उस 2.8 करोड़ जनसंख्या में से सिर्फ 40 लाख लोग ही वोट कर सकते थे। यानी कि एक्टिव सिटीजन कौन से थे? जो सिर्फ 40 लाख थे जो सिर्फ वोट किया करते थे, ठीक है। और जो ये एक्टिव सिटीजन थे इनकी कुछ कंडीशंस थी, क्या थी कि सक्रिय नागरिक यानी एक्टिव सिटीजन का दर्जा उन्हीं लोगों को प्राप्त होगा जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स चुकाते होंगे। यानी कि 3 दिन की जो मजदूरी होती है उसके बराबर जो टैक्स दे देगा जो इंसान, वही एक्टिव सिटीजन कहलाएगा और वही वोट दे सकता होगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया एक्टिव सिटीजन कौन होते हैं? एक बार फिर से बता देता हूँ। एक्टिव सिटीजन जो थे वो थे जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी, 3 दिन की मजदूरी मतलब जो मजदूर 3 दिन में कमा लेता है उस कमाने के बराबर, जो 3 दिन में कमाया मजदूर ने उसका जो टैक्स देगा वो टोटल तीनों दिन का, और जो इतना टैक्स दे सकता है सरकार को वही एक्टिव सिटीजन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद थे पैसिव सिटीजन्स। पैसिव सिटीजन का क्या मतलब था? नो वोटिंग राइट्स, यानी इनके पास कोई भी वोट देने का अधिकार नहीं था, और ये लगभग 3 मिलियन थे। 3 मिलियन मतलब 30 लाख। जब यहाँ मैंने 4 मिलियन बोला था तो 4 मिलियन का मतलब 40 लाख था, यानी कि 30 लाख पुरुष, महिला, बच्चे और जो 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति थे उन सबको पैसिव सिटीजन बोला गया था। विमेन, चिल्ड्रन एंड द यूथ, जिनकी उम्र जो 25 साल से कम थी और वो वोट नहीं दे सकते थे, और लगभग ये फ्रांस में 30 लाख थे उस वक्त। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई? ठीक है, उसके बाद अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो वोट देने वाले लोग थे, जो एक्टिव सिटीजन थे, वो लोग वोट देके 50,000 जो मैन थे उनको चुना करते थे, और फिर वो 50,000 मैन क्या करेंगे? 745 मेंबर्स को चुनेंगे, और वो 745 मेंबर्स में फिर कुछ मिनिस्टर्स भी चुने जाएंगे और उसमें राजा भी होगा, और जो जज जो होगा, जज का जो चुनाव होगा वो डायरेक्ट ये लोग करेंगे। कौन लोग? जो एक्टिव सिटीजन है, जो वोट दे सकते हैं, वो डायरेक्ट जो है जज का चुनाव करेंगे। तो आपको वहाँ का नेशनल असेंबली के बारे में समझ में आ गया होगा कि ये काफ़ी हद तक जो था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही थी, यानी इसमें डेमोक्रेसी ही लागू हो रही थी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब। उसके बाद क्या हुआ कि न्यायपालिका का चुनाव था। आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से जज को चुना जाता था, कि जो सक्रिय नागरिक थे, जो एक्टिव सिटीजन्स थे, वही जज को भी चुना करते थे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये जो पैराग्राफ है ये सब मैंने आपको इस टेबल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आप कुछ पहले हम सिंबल्स पढ़ते हैं। देखो इसमें कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, पॉलिटिकल सिंबल्स क्या क्या थे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन का क्या मतलब था? चेन्स वर यूज टू फैटर द स्लेव्स। अब ब्रोकन चेन यानी टूटी हुई चेन का मतलब था। स्लेव्स का मतलब होता है जो गुलाम बना लेते हैं किसी को। अगर ये चेन टूटी हुई है, इसका मतलब ये सिंबल था कि कोई इंसान जो है फ्री हो चुका है किसी के गुलामी से। आगे बंडल ऑफ रॉड्स। बंडल ऑफ रॉड्स क्या थी? कि एक रॉड तो यानी जो एकता में शक्ति होती है, वही चीज़ दिखाई जा रहा है कि एक लकड़ी तो आसानी से टूट जाएगी, लेकिन बहुत सारी लकड़ी जब एक साथ जुड़ी होंगी तो आपको उसे तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, यानी जो शक्ति है वो एकता में ही लाई करती है, या फिर बोल सकते हैं एकता में ही शक्ति होती है। उसके बाद जो आपको सिंबल दिख रहा है, वैसे तो आपको समझ में आ रहा होगा, द आई विद द ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, यानी एक आँख है बीच में, फिर ट्राइंगल है। इसका मतलब है कि ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर द नॉलेज। ये क्या मतलब था? ज्ञान का भंडार था। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड ऑफ द इग्नोरेंस। ये रॉयल पावर का सिंबल था जो आपको दिख रहा है स्केप्चर। ठीक है, फिर अ स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, symbol of the eternity. A ring has neither beginning nor the end.
और यहाँ पे इटर्निटी का क्या मतलब है कि अ टाइम दैट हैज़ नेवर एंड, मतलब जो समय जो कभी ख़त्म नहीं होता। नेक्स्ट वन इज़ द रेड फेर्गियन कैप, अ कैप वॉर्न बाय द स्लेव अपॉन बिकमिंग द फ्री, यानी जब कोई गुलाम फ्री हो जाता था अपने गुलामों से, यानी जो उस जिसने उसे गुलाम बना रखा था, तो फिर वो जो है टोपी पहन लिया करता था क्योंकि वो फ्री हो गया है। नेक्स्ट वन इज़ ब्लू वाइट रेड, ब्लू वाइट रेड आपको दिख रहा है यहाँ, द नेशनल कलर्स ऑफ द फ्रांस, ये तो फ्रांस के कलर्स हैं। पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, ये जो विंग्ड वुमेन है, यानी कि जो आपको जो है महिला दिख रही है यहाँ पे, ये थी सिंबल थी न्याय का, या फिर बोल सकते हैं पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, यानी लॉ को शो कर रही थी ये कि किस तरीके से नियम कानून होंगे और उन्हें ठीक से पालन किया जाएगा कि नहीं। द लॉ टैबलेट, लॉ टैबलेट का क्या मीनिंग है? द लॉ इज सेम फॉर द ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, सभी के लिए जो नियम कानून लॉज होंगी वो सभी के लिए समान रूप से होंगी, आइदर वो कोई असेंबली का मेंबर हो या फिर कोई किंग हो या कोई जज हो। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे किस तरीके से फ्रांस ने एबॉलिश किया मोनार्की को और फिर से रिपब्लिक बन गया। जैकोबियंस क्लब जो आया था, इसके बाद और भी बहुत कुछ हुआ था, राजा को भी मृत्यु दे दी गई थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम जो अगली क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।